We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आप सुन रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान किया यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन। लेकिन विकास जी, जो लड़ाई अब होगी उपराष्ट्रपति पद की वो तो सिंबॉलिक है। जो सीटों की संख्या है राज्यसभा और लोकसभा में, उसके लिहाज से तो सीपी राधाकृष्णन का जीतना तय है। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि इसमें अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो संख्या बल के आधार पर ही तय इसमें होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा वाले ही इसमें वोट डालेंगे। और आप देखें कि तमिलनाडु से उम्मीदवार बनाकर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने ही एक राजनीतिक पासा फेंक दिया है, क्योंकि तमिलनाडु के सांसदों की आप संख्या देखें, अगर वो संख्या भी जुड़ जाती है वहाँ के जो दूसरे दल हैं उनके, तो और भी एनडीए की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में विपक्ष कमजोर हो जाता है। और जो तमिलनाडु की जितनी भी पार्टियां हैं और जिनके सांसद यहाँ चुन करके आए हैं, वो कतई सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि फिर उनके प्रदेश में उनकी राजनीति खराब हो जाएगी। ये संदेश चला जाएगा कि अपने प्रदेश का कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है और यही की पार्टियां विरोध कर रही हैं। तो बहुत सोच समझकर तमिलनाडु से नाम का चयन बीजेपी की तरफ से किया गया है। हालांकि आपने सुनाया दर्शकों को कि नड्डा कह रहे हैं कि सभी एनडीए के घटक दलों से राय शुमारी करके उनकी राय लेकर ही नाम को तय किया गया है। लेकिन दक्षिण की राजनीति और संख्या बल की राजनीति को देखते हुए मुझे अनुराग लगता है कि तमिलनाडु से उम्मीदवार और एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी क्या विकास जी, आपको लगता है? हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम को किसी एक राज्य में बांधकर नहीं रखा जा सकता, लेकिन वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। जगदीप धनखड़ से पहले वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, दक्षिण से ही आते हैं, और अब एक और नाम सीपी राधाकृष्णन। बीजेपी एक मैसेज देने की भी कोशिश करेगी कि हमारे लिए जितना उत्तर उतना ही दक्षिण। जी अनुराग, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सटीक बात कही, क्योंकि बीजेपी की बेचैनी यही है, बीजेपी की परेशानी यही है। जब भी बीजेपी की बात आती है तो उत्तर भारत की पार्टी पहले होती थी कि ये शहरी क्षेत्र की पार्टी है उत्तर भारत की, लेकिन अब बीजेपी दक्षिण भारत में अपने पांव को पसारकर अपने राजनीतिक जमीन को मजबूत करना चाहती है। इसीलिए बीजेपी की बड़ी कोशिश रहती है। आप देखें कि अगर संगठन विस्तार पर अगर आप निगाह डालें अनुराग, तो उत्तर भारत के बजाय दक्षिण भारत में बीजेपी दोगुनी ताकत से मैदान में काम करती है, ताकि किसी तरीके से एक राजनीतिक जमीन वो तैयार कर सके। इसलिए लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हो या किसी आयोग के चेयरमैन के चयन की बात आ जाए, या किसी तरीके से संतुलन स्थापित करने की बात आ जाए सत्ता पक्ष में, या फिर कहीं और सरकारी क्षेत्र की अगर बात की जाए, उसमें भी काफी केंद्र सरकार सतर्क और बीजेपी सतर्क दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर एक दक्षिण भारत को संदेश जाएगा कि जिसके ऊपर दक्षिण के लोग उत्तर भारत की पार्टी होने का ठप्पा लगाते हैं, उसने उपराष्ट्रपति के लिए दक्षिण भारत के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। तो राजनीति में देखें कि कोई एक निर्णय जो होता है वो किसी एक मायने के लिए नहीं होता है, उसके कई सारे अर्थ होते हैं और उसमें कई सारे संदेश होते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे दक्षिण भारत को सीपी राधाकृष्णन के जरिए बीजेपी ने संदेश दिया है कि हम उत्तर और दक्षिण में भेद नहीं करते हैं। उन्हें उम्मीदवार अच्छा दक्षिण भारत से, और वो भी तमिलनाडु से। मैं तमिलनाडु को बार बार जोर दे रहा हूं कि बीजेपी के लिए सबसे अगर कहें तो दुखता वर्ग तमिलनाडु है। लाख प्रयास के बाद, कोशिश के बाद भी बीजेपी वहां बहुत कुछ नहीं कर पाती है। हालांकि वोट प्रतिशत बढ़ा पिछले चुनाव में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन विकास जी, जो संभावित नाम थे उसमें 3 नामों की चर्चा हो रही थी। थावरचंद गहलोत साहब थे, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ओम माथुर बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और संतोष गंगवार जो लगातार 6 बार और फिर बीच में एक ब्रेक 8 बार सांसद रहे उत्तर प्रदेश से। इन 3 नामों की चर्चा और ज्यादा हो रही थी उपराष्ट्रपति पद की। क्या वजह रही आपके हिसाब से कि इन तीनों नामों में से किसी को कंसीडर नहीं किया गया, या कोई और नाम भी था चर्चा में, तो आप बता सकते हैं? जी देखिए, एक चीज आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि जो इन नामों पर चर्चा मीडिया में हो जाती है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है, कहने में मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीटिंग करने के लिए बैठते हैं तो उन नामों को पहले ही छांट देते हैं। आज जो नाम सामने आते हैं तो वो नाम यूं ही नहीं चले आते। आप देखिए, आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे पहले आया कि उन्हें राज्यपाल हैं तो उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, बीजेपी एक अल्पसंख्यक को बनाकर एक अलग संदेश दे सकती है। उसके बाद फिर पिछड़े और दलित समीकरण की राजनीति जब होने लगी तो तब भी ये नाम आया कि हो सकता है
है कि थावरचंद गहलोत को, संतोष गंगवार को बना दिया जाए। उसके बाद ओम माथुर का नाम भी इसमें चलने लगा था, यहाँ तक कि मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी आया, क्योंकि जब बीजेपी की तरफ से यह संदेश दिया गया कि अब किसी ऐसे को उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा जो पार्टी कैडर का ना हो, बिल्कुल हार्डकोर ना हो, किसी बाहरी व्यक्ति को, आयातित व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अनुभव अच्छा नहीं रहा सतपाल मलिक और धनखड़ के बाद। तो ये बात तो बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि अब अपने किसी कैडर को ही बनाएंगे। तो कई सारे ऐसे नाम थे अनुराग जिन पर चर्चा लगातार चल रही थी, लेकिन आप देखें कि उन सभी नामों से अलग सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आ गया। और अभी जब नड्डा बता रहे थे कि सभी घटक दलों से बातचीत करके इसे तय किया गया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।